अस्सलाम वालेकुम। आज हम सब ने करना है कोलिनोसेप्टर ब्लॉकर्स और कोलिन एस्टरेज रीजनरेटर। हमने पहले तो कोलिनोसेप्टर्स का पढ़ लिया था कि वो खुद जब एक्टिवेट होते हैं तो उनसे क्या हमारे पास रिस्पॉन्सेज आते हैं, वो किस तरीके से इफेक्ट्स देते हैं। अब हमने पढ़ना है कि उनके ब्लॉकेड होने से क्या होगा, या यानी उनके एंटेगोनिस्ट देने से क्या होगा। और अगर हम कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर्स देते थे तो उसको अगर हमने उन एंजाइम्स को रीजनरेट करवाना होता तो वो किस तरह करवाते हैं, वो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। थोड़ा सा था उसका ओवरव्यू, यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे उसके बारे में। अच्छा, तो पहले तो ये बॉक्स करना है आपने। इसमें क्या है कि एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स दो तरह के हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिसेप्टर। अगर तो वो मस्कुरेनिक रिसेप्टर पे कर रही है, जाके एंटेगोनाइज कर रही है, या उसके रिस्पॉन्स को ऑपोजिट कर रही है, यानी इनवर्स एगोनिस्ट है, तो फिर वो आइदर केस में वो जो है एंटी मस्कुरेनिक में जाएगी। मतलब कि अगर वो मस्कुरेनिक रिसेप्टर पे जाके अपनी एक्टिविटी शो कर रही है। अगर वो निकोटिनिक रिसेप्टर पे जाके कोई अपनी एक्टिविटी शो कर रही है, यानी एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट दे रही है, तो उसको हम एंटी निकोटिनिक देंगे। और फिर आपको पता है कि निकोटिनिक के आगे दो तरह के होते हैं, एन एम होता है और एन एम होता है। तो उनकी बेस पे अगर वो गैंग्लियन पे जाके ब्लॉक कर रही है तो उसको हम गैंग्लियोनिक ब्लॉकर कह देते हैं। और अगर वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में जाके वो ब्लॉक कर रही होती है उन रिसेप्टर्स को, निकोटिनिक रिसेप्टर्स को, तो हम उसको न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स कह देते हैं। अब अगर हम बात करें ये एंटी मस्कुरेनिक्स की, तो आपको पता है कि 5 सब टाइप होती है मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स की। तो अगर तो वो नॉन सिलेक्टिव, मतलब कि कोई एक रिसेप्टर पर स्पेसिफिकली जाके नहीं करी, बल्कि सारे पांचों के पांचों पे नॉन सिलेक्टिव अपना एक्शन शो करिए, मतलब किसी पर भी जाके अपना एक्शन शो कर सकती है, तो हम उसको नॉन सिलेक्टिव कैटेगरी में रखेंगे। अगर वो एक खास कैटेगरी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जिनका हम जिक्र करेंगे वो है M1 सिलेक्टिव, यानी वो सिर्फ M1 वाले रिसेप्टर्स पे जाके अपनी एक्टिविटी शो करेंगे, बाकी M2, M3, M4, M5 उन पे उनका कोई असर नहीं होगा या कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो वो होंगे M1 सिलेक्टिव एंटी मस्कुलिनिक ड्रग्स। अच्छा, आगे हम अगर बात करें कोलिन एस्टरेज रीजनरेटर की, जो हमने बात की थी कि अगर इनहिबिट हो जाता है ये एंजाइम, तो अगर हम उस अगर बहुत ज्यादा इनहिबिशन हो गई और अब हम चाहते हैं कि रीजनरेट हो जाए वो एंजाइम, यानी उनकी नॉर्मल एक्टिविटी वापस आ जाए, तो हम कुछ ड्रग्स यूज करते हैं, जिनमें से हमने पढ़ी भी थी, पैरालिडॉक्सिन पढ़ा था, जो ऑक्साइम जो है कैटेगरी से है, यानी उसका ग्रुप जो है एंजाइम से है। तो अब ये जो ड्रग है क्या करती है कि उसको, उस ड्रग को, जो इनहिबिटर वाला जो एजेंट होता है, उसको उस एंजाइम से सेपरेट कर देती है। जब वो सेपरेशन हो जाएगी तो जाहिर बात है कि जो ड्रग होगी वो निकल जाएगी, एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, जबकि जो एंजाइम है वो हमारे पास रीजनरेट हो जाएगा या रिकवर हो जाएगा। आगे आपने जो मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट की क्लासिफिकेशन एंड फार्माकोकाइनेटिक्स है ना, ये वैसे ही है जो ऊपर हमने बात की है, वैसे है। यहाँ पे एक दो लाइनें, कोई इसमें कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ये हमने बस इसको एक दफा रीड कर लेना। ये जो है ना एट्रोपिन वाला, जो मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, इसको थोड़ा सा पढ़ने वाला है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट चीज है। बाकी वो जो थी पहले दो पैराग्राफ, उसमें कोई खास चीज नहीं है। अगर आपको कोई लगे तो आप अंडरलाइन कर लेना, एक दफा उसको रीड कर लेना बस। एट्रोपिन इज अ प्रोटोटाइपिक, अच्छा प्रोटोटाइपिक नॉन सिलेक्टिव मस्कुलिनिक ब्लॉकर है। अब मैंने आपको बताया था प्रोटोटाइप वो होते हैं जो एक पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो ये प्रोटोटाइप है किसका? मस्कुलिनिक नॉन सिलेक्टिव ब्लॉकर्स का, ठीक है। अब दिस एल्कोलॉइड, एल्कोलॉइड एक केमिकल क्लास है, इज फाउंड इन एट्रोपा बेलिडोना। ये एक प्लांट है जिसमें ये प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इसका नाम एट्रोपिन जो है, देखें एट्रोपा और एट्रोपिन मिलता जुलता नाम, उससे ये एक्सट्रैक्ट करके जो है नाम रखा गया। एंड मेनी अदर प्लांट्स, और भी बहुत सारे प्लांट्स में होता है, लेकिन जो बेसिकली जहाँ से पहले एक्सट्रैक्ट किया गया था, इसको यहाँ पता लगा था कि इसमें है, वो एट्रोपा बेलिडोना था। अच्छा, अब ये है टर्शियरी अमाइन। टर्शियरी अमाइन का क्या मतलब होता है कि इसके अंदर जो नाइट्रोजन है वो फर्दर आगे 3 एटम से अटैच है। और ये जो भी टर्शियरी अमाइन होते हैं ना, वो रेडिली क्रॉस कर सकते हैं मेम्ब्रेन्स को, यानी वो मेम्ब्रेन्स जो आपके सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं उनसे पास थ्रू इजीली हो जाते हैं, और ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है
टर्शियरी अमाइंस की। अगर कोई आप क्वाटरनरी अमाइन पढ़ोगे ना तो उसमें होता है कि वो रेडिली क्रॉस नहीं करती, वो भी आगे चल के एक ड्रग में हम पढ़ेंगे कि वो टर्शियरी अमाइन है और क्वाटरनरी अमाइन है और उसकी जो है लिपिड सॉल्युबिलिटी या उसकी मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की एबिलिटी इतनी नहीं है। अच्छा, आगे जो है the drug is well distributed in CNS, eye and other organ. It is eliminated partially by metabolism in the liver and partially uncharged in the urine. मतलब आधा वो कहता है कि कुछ हिस्सा इसका जो है वो लिवर से मेटाबोलाइज हो जाता है, जबकि कुछ जो है वो वैसा का वैसा ही जैसा मतलब कि पेरेंट ड्रग होती है यानी इट्स सेल्फ एट्रोपिन होता है वैसे ही वो डिस्चार्ज हो जाता है या एक्सक्रीट आउट हो जाता है यूरिन से। आगे उसने उसकी हाफ लाइफ वगैरह बता दी है। एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ नॉर्मल डोज इज 4 to 8 और एक्सेप्ट इन आई, या मुझे बताएगा कोई आई में क्यों वो एक्सेप्शन दे रहा है कि आई में नहीं है इतना, बाकी जो है उसकी जो है इतना ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। किसी को कोई रीजन जो लगती हो कि आई में क्यों वो एक्सेप्शन दे रहा है? इसमें ऐसा है कि आई में आपको पता है वो लोकली जा रहा है, ठीक है। अगर आप टैबलेट ले रहे हो या आप क्या कहते हैं इंट्रावेनसली ले रहे हो उसको, तो उसमें क्या आ रहा है, मुख्तलिफ पाथवेज आ रहे हैं, मुख्तलिफ मेटाबॉलिज्म के पाथवेज आ रहे हैं जिससे वो ड्रग की जो है बायोअवेलेबिलिटी वो कम हो रही है या उसका जो जल्दी वो एक्सक्रीट आउट हो जाती है, क्योंकि मेटाबोलाइट्स बनते हैं, उसके मेटाबोलाइट बनते हैं तो वो जल्दी एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे और फिर जो है जो ओरिजिनल ड्रग का जो फंक्शन था वो उतनी देर नहीं रहेगा, तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम हो जाता है। जबकि आई में आप जब लोकली दे रहे हो उसको, इसमें इधर सिर्फ उसने आई का स्पेसिफिकली बात इसलिए की क्योंकि ये वाले ड्रग ज्यादातर आई वगैरह के लिए प्रॉपर्टीज के लिए यूज की जाती हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये ड्रग जो हैं अगर आप लोगे सिस्टेमिकली तो उनके बहुत वास्ट इफेक्ट आएंगे, मतलब हर सिस्टम हर ऑर्गन पे जाके इसने कोई ना कोई इफेक्ट शो करना है, क्योंकि हर ऑर्गन पे ही इसका कोई ना कोई रिसेप्टर होगा। M1 नहीं होगा तो M2 होगा, M2 नहीं होगा तो M3 होगा, कोई ना कोई होगा, तो वहां जाके कोई रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा जिसकी वजह से हमारा रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो वो आई में क्यों कह रहा है कि वहां लोकली है तो वहां पे ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ज्यादा देर तक रहेगा, डेज तक रह सकता है। अच्छा, उसके बाद उसने यही वो बातें बताई में कि इसको टॉपिकली यूज करते हैं और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसमें कोई ऐसी बातें सिमिलर एबिलिटी टू क्रॉस लिपिड मेम्ब्रेन इज एसेंशियल। अच्छा, वही बात के एबिलिटी टू क्रॉस जो लिपिड मेम्ब्रेन है वो इसलिए अच्छी है कि हमें पार्किंसंस में, क्योंकि आपको पता है वो सीएनएस रिलेटेड डिसऑर्डर है, तो हमें वहां पे एसेंशियल है कि वो लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सीएनएस क्रॉस करके उधर जाए और अपना एक्शन शो करे। उसके बाद यहाँ पे ये सारी वही जर्नल उसने ओवरव्यू दिया हुआ है, आगे चल के जो हमने डिटेल में पढ़ा, तो ये आप लोग बस एक दफा रीड कर लेना, ये जो पहला सारा है। उसके बाद ये मैकेनिज्म का भी हमने पता है हमें कि जाहिर बात है उसने जाके उधर रिवर्स एगोनिस्ट के तौर पे काम करना है। कि रिवर्स एगोनिस्ट क्या होता है कि एक तो एगोनिस्ट होता है जो जाके वहां पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रहा हो, इनवर्स एगोनिस्ट कौन सा होता है कि वो उधर जाके ऑपोजिट रिस्पॉन्स दे रहा होता है जो ओरिजिनल ड्रग होती है उसके कंपैरिजन में। अच्छा, ये आपने करने नहीं है इफेक्ट्स और मैकेनिज्म, यहाँ से करना है इफेक्ट्स, आपने इस ब्लॉक से करने हैं, बॉक्स से करने हैं जो टेबल बना हुआ है, ठीक है। इफेक्ट्स आपने सारे अच्छी तरह करने हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और क्लिनिकल यूजेस अब हम आगे देखने लगे। यहाँ पे जो है ना साइक्लोप्लीजिया एक बस टर्म थी जो डिफरेंट थी, बाकी तो सारी आपने अब इससे बाकी सारी टर्म से आपको नोहा है। साइक्लोप्लीजिया जो होता है इसमें ये होता है कि स्पाज्म होता है, जो सिलियरी मसल्स होते हैं ना आई के, उनमें जो है क्या कहते हैं स्पाज्म कॉज होता है, जिसकी वजह से अकोमोडेशन जो फ्लूइड की अकोमोडेशन होती है आई के अंदर वो जो है वो लॉस हो जाती है या वो प्रिवेंट हो जाती है। ये एक नई टर्म थी, बाकी तो सारी ओल्ड है। अच्छा, अब हमने पढ़ने इनके होते क्या है, क्लिनिकल यूजेस, हम इन ड्रग्स को किस तरीके से करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खास तौर पे ये जो आई वाला है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए बता रही हूँ कि आई वाला क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ड्रग्स जो है ना अब मोस्टली यूज ही हम आई वगैरह के लिए करते हैं,
या फिर कोई स्पेसिफिक एक पर्पस के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी बताया, क्योंकि इनका इतना वास्ट इफेक्ट है कि पूरी बॉडी आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। आप एक चीज को लेते हो तो आपके 3 सिस्टम और डिस्टर्ब हो जाएंगे जो आपको अननेसेसरी थे, जिनकी आपको जरूरत नहीं थी उन चीजों को डिस्टर्ब करने की। तो आई में हम यूज करते हैं क्योंकि वहाँ लोकली होता है, और अगर हमें रिक्वायर हो वो वाले इफेक्ट्स तो हम इसको लोकली आई में यूज कर सकते हैं। एनीवेज हमने इफेक्ट्स तो सारे पढ़ने हैं जो हम इनको यूज कर सकते हैं। स्कोपोलामीन काफी इंपॉर्टेंट एजेंट है इन केस के इसका जो है मोशन सिकनेस में बहुत बड़ा रोल है। मोशन सिकनेस जो होती है यानी कि जो आप अक्सर लोगों को ये जिस तरह नॉर्दर्न एरियाज में जाके वॉमिटिंग होने लग जाती है बस वगैरह में, या फिर इस तरीके से नोजिया वगैरह, उसके लिए ये बहुत अच्छी साबित हुई अब तक की, और इज द मोस्ट इफेक्टिव एजेंट अवेलेबल इन दिस कंडीशन। अच्छा, आगे उसने कहा कि ट्रांसडर्मल पैच की फॉर्मुलेशन में भी ये प्रेजेंट होता है। ट्रांसडर्मल का क्या मतलब होता है, अगर मुझे बताएगा? मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था ट्रांसडर्मल और टॉपिकल में डिफरेंस। किसी को नहीं याद? अभी ट्रांसडर्मल जो होते हैं, ट्रांसडर्मल हाँ होता है जो हम लोग स्किन पे अप्लाई करते हैं, वो स्किन की लेयर्स तो क्रॉस करके जो है वो नीचे हमारे हेड तक चल जाता है। बिल्कुल। और जो टॉपिकल होता है वो बस उधर सरफेस सेक्शन ही करता है। तो आगे जो है उसने ये बताया है कि ये जो है ना, इसके कुछ एजेंट एंटी, एक तो ये हमने मोशन सिकनेस में सीएनएस के इफेक्ट्स पढ़े हैं ना, तो मोशन सिकनेस में तो हम स्कोपोलामीन देते हैं, और ये बहुत इफेक्टिव है एजेंट। और लेकिन जो बाकी इसके अलावा इसके यूजेस हैं वो हमने पहले पढ़ा कि पार्किंसंस में हम यूज कर सकते हैं इसको। इसके अलावा ऑल्दो नॉट एज इफेक्टिव एज लीवोडोपा, दीज एजेंट मे बी यूजफुल एज एडजंक्ट्स और व्हेन पेशेंट बिकम अनरिस्पॉन्सिव टू लीवोडोपा। हमने पढ़ा था कि लीवोडोपा जो है वो क्या उधर जाके जो है लीवोडोपा की फॉर्म में लेते हैं, और उधर जाके वो सीएनएस में जब क्रॉस करता है तो वो डोपामीन में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर वो अपना एक्शन शो करता है। तो वो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो है उतनी इफेक्टिव तो नहीं है, लेकिन हम इसको एडजंक्ट के तौर पे, या फिर जिन केसेस में के लीवोडोपा से कोई असर नहीं हो रहा, तो हम मतलब कि डिफरेंट ड्रग देने के लिए कि शायद ये असर कर जाए, तो उसमें हम दे सकते हैं। अच्छा, bentropine is sometimes used parenterally to treat acute dystonias caused by generation एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस। जो एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस होती हैं, यानी जो हम सियोफीनिया के लिए यूज करते हैं, उनकी जो फर्स्ट जनरेशन होती है, यानी फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन, ये क्यों हम कहते हैं कि मतलब जो ये हम विद रिस्पेक्ट टू मतलब कि उनके जिस टाइम से वो डिस्कवर होती जा रही थी, या जिस टाइम से हम उनको लिस्ट करते जा रहे थे, हम उसको कहते हैं ये फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है, और इस तरह फिर आगे से आगे जनरेशन आती है। तो जो पहले वाली जनरेशन होती है वो इतनी यूज नहीं होती फिर, क्योंकि उनके पे पता लगने लग जाते हैं कि वो उनमें ज्यादा एडवर्स इफेक्ट है। जो नई वाली जनरेशन होती हैं उनमें हम कोई चेंजेस कर देते हैं, केमिकल चेंजेस कर लेते हैं, या स्ट्रक्चरली उनको चेंज करके अपने मुताबिक अच्छे इफेक्ट्स ला सकते हैं केमिकली उसको चेंजेस करके उसमें। एनीवेज आगे चलते हैं, आई में क्या इसका फंक्शन है। अच्छा, यहाँ पे ना एक बड़ी मजे की बात है जो आपकी इंफॉर्मेशन में भी इजाफा करेगा कि बेलाडोना का मतलब होता है ब्यूटीफुल लेडी। ये पुराने वक्तों में जिस तरह बड़ी आंखें जो थी वो बहुत एक खूबसूरती की निशानी समझी जाती है, तो उस जमाने में ये इस मकसद के लिए यूज करते थे, क्योंकि ये पीपल को जो होता है डायलेट कर देता है। जो आपको पीपल है वो डायलेट हो जाएगा, तो मिडियासिस उसको कहते हैं ना, मिडियासिस इफेक्ट। तो ये एंटी मस्कुलिनिक ड्रग्स जो है ये उधर से उस प्लांट, उसका प्लांट का नाम ही इस तरह रखा गया है, तो उधर से एक्सट्रैक्ट होता है, और ये यूज ही इसलिए किया जाता है जब हम आपको डायलेशन ऑफ पीपल रिक्वायर हो। दे ऑल्सो कॉज साइक्लोप्लीजिया एंड प्रिवेंट अकोमोडेशन। ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया साइक्लोप्लीजिया क्या है, और अकोमोडेशन दर किस तरह से फ्लूइड की कम हो जाती है। अच्छा, उसके बाद उसने ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वगैरह बता दिए। दीज एजेंट आर वेल एब्जॉर्ब फ्रॉम कंजक्टिवल सैक इन इनटू द आई। मतलब जो आई की जो सैक होती है, जो आप इस तरह आंख को आगे को करो तो एक सैक बनती है, वहां पे अगर आप अपनी ड्रग डालो यानी ड्रॉप्स डालो तो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी। अच्छा, अब ये ना समझें कि इसमें आंखें बड़ी हो रही हैं, ये बल्कि इसमें पीपल साइज इंक्रीज होता है। जो आंख, जो आपकी आंख के अंदर पीपल है
जो ब्लैक आपको डॉट नजर आ रहा होता है वो जो है उस डायलेट हो जाता है। अच्छा, parenteral atropine has been used to reduce air-based secretion during general anesthesia. एनेस्थीसिया में आपको पता है कि आप जो है उसको उसके अगर सही तरीके से एयर बेस की सिक्रेशन नहीं हो रही यानी ज्यादा हो रही है अगर, तो हो सकता है कि उसको जनरल एनेस्थीसिया में उसकी जो है वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन वगैरह और उस तरीके से सांस ना आए। तो हमें तो नहीं पता, वो तो अंडर एनेस्थीसिया है पेशेंट, तो उसको हम रिड्यूस करने के लिए उसकी सिक्रेशन वगैरह को हम ये दे सकते हैं। Aprotropium is a quaternary antimuscarinic agent used by inhalation to promote bronchodilation, asthma, and chronic obstructive pulmonary disease. Although not as efficacious as beta agonist, aprotropium is less likely to cause tachycardia, cardiac arrhythmias in sensitive patients. अब ये क्या है, ये मैंने आपको बताया था कि ये क्वाटरनरी अमाइन हम आगे पढ़ेंगे। तो क्वाटरनरी अमाइन से मतलब यही है कि उसकी जो है पुअर एब्जॉर्प्शन होगी या उसकी ज्यादा अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होगा और ज्यादा जो है वो सीएनएस क्रॉस नहीं कर सकता और ज्यादा रैपिडली जो है मूव नहीं कर सकता बॉडी में। जैसा यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट हैज वेरी फ्यू एंटी मस्कुरेनिक effects outside the lungs because it is poorly absorbed and rapidly metabolized. अब देखो उसने वो लाइन जो वो बात जो थी क्वाटरनरी अमाइन वाली बात उसने पहली दूसरी लाइन में लिखी है, जबकि ये वाली लाइन उसने आखिर में जाके बताई है, हालांकि ये उससे रिलेटिव है कि रिलेट कर रही है उससे कि उसकी वजह से ये हो रहा है कि पुअरली अब्सॉर्ब क्यों है ये। अच्छा, आगे इसने टियोट्रोपियम इज एनालॉग ऑफ with a longer duration of action. अच्छा, longer duration चाहिए तो आप ये ले लो। Aclidinium is a newer long-acting antimuscarinic drug available in combination with long-acting beta-2 adenoceptor agonist for the treatment of COPD. अच्छा, मैं आप लोगों को ना एक याद करने के लिए टिप बताऊं कि जो जिस तरीके से मैंने याद किया था कि आपके पास हैं दो तरह के रिसेप्टर, कोलिनोसेप्टर्स हैं और दूसरी तरफ एडिनोसेप्टर्स हैं, जो हमने स्टार्ट में ये इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में इस यूनिट के हमने पढ़े थे। ये दो तरह के रिसेप्टर्स हैं। तो आपने ये याद रखना है कि कोलिनोसेप्टर्स का अगर एगोनिस्ट है तो उसके इफेक्ट जो दूसरा वाला है, अगर एडिनोसेप्टर का एक एगोनिस्ट है तो दूसरे वाले यानी कोलिनोसेप्टर का एंटागोनिस्ट के वाले जो है उनके इफेक्ट्स आपस में मिलते होंगे। और अगर एक का एगोनिस्ट है दूसरा का एंटागोनिस्ट, दूसरे का एगोनिस्ट है तो पहले का एंटागोनिस्ट, मतलब के उल्टा हिसाब है। और उस तरीके से उनके एग्जैक्टली मैं कह रही, मैं सिर्फ ये याद करने के लिए आपको एक टेक्निक दे रही हूँ कि इनकी जो है आपस में इफेक्ट्स मिलते जुलते होंगे। अब यहाँ भी आप देखो कि यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं मेजरली ये क्या है, ये कोलिनोसेप्टर्स एंटागोनिस्ट की बात कर रहे हैं हम, जो ऑपोजिट इफेक्ट दे रहे हैं। और साथ में वो कह रहे हैं although it is not efficacious as beta agonist, ठीक है, यहाँ पे बीटा के एगोनिस्ट की वो बात कर रहे हैं और हम जो ये रिसेप्टर जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये कोलिनोसेप्टर ब्लॉकर है यानी एंटागोनिस्ट है, तो उनके एंटागोनिस्ट और इसके एगोनिस्ट, तो इनके मिलते जुलते इफेक्ट्स हैं। आगे भी ये चीज आप बार बार देखोगे कि एक की जब एंटागोनिस्ट की बात कर रहा होगा तो वो दूसरे के एगोनिस्ट की बात कर रहा होगा, और अगर दूसरे के एंटागोनिस्ट की बात कर रहा होगा तो वो पहले के एगोनिस्ट की बात कर रहा होगा, मतलब कि उनको आपस में रिलेट करके कर रहा होगा। एग्जैक्ट इफेक्ट्स मैं फिर से बता रही हूँ, एग्जैक्ट इफेक्ट्स वैसे नहीं होंगे, थोड़ा बहुत चेंज होगा, लेकिन काफी हद तक जो इफेक्ट्स हैं वो मिलते जुलते होंगे। एनीवेज आगे चलते हैं, गट में बात करते हैं। एट्रोपिन, मेथस्कोपोलामीन, प्रोपानथाइलिन were used in the past to reduce acid secretion in acid peptic disease, but are now obsolete for indication because not as अच्छा। अब ये वो सारी बात ये कर रहा है कि पहले हम ये वाले एजेंट यूज करते थे, लेकिन एक तो बात ये है कि इनका बहुत सारे स्वेयर इफेक्ट्स हैं, मतलब वही बात अगेन जो मैंने पहले बात बता दी है कि सारे सिस्टम पे जाके इफेक्ट करेंगे। दूसरी बात कि इनका उतना अच्छा इफेक्ट नहीं है जितना हमारे पास ACE2 ब्लॉकर्स का जो हमने कल पढ़े थे, या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो हमने कल पढ़े थे, कि उनका जितना अच्छा इफेक्ट है ना इन एसिडिक डिसऑर्डर्स में कोप अप करने का बॉडी को,
उतना अच्छा इनका नहीं है इफेक्ट, तो हम इनको फिर अब यूज नहीं करते। ऑब्सोल्यूट मतलब कि अब वो मार्केट में नहीं है, अब प्रेजेंट नहीं है, वो उनको निकाल दिया गया है। अच्छा, आगे है द M1 selective inhibitor piperazine is available in Europe for the treatment of peptic ulcer। अब वो बता रहे हैं कि यूरोप में अभी भी एक एजेंट जो है वो M1 selective inhibitor है, piperazine। ये जो है पेप्टिक अल्सर के लिए यूज किया जाता है। Muscarinic blockers can also be used to reduce cramping and hypermotility in transient diarrhea, but drugs such as डाइफेनॉक्सिलेट एंड लोप्रामाइड, ये दोनों हमने पढ़े थे कल, ये क्या थे, ओपियोइड या ओपियोइड डेरिवेटिव्स थे, और मोर इफेक्टिव। तो वो यही बात कह रहे हैं कि डायरिया में जो ज्यादा मोटिलिटी हो रही होती है, तो उस केस में हमारे पास ज्यादा इफेक्टिव ये एजेंट्स हैं। ऑल्दो हम इनको यूज करते थे लेकिन अब नहीं यूज करते क्योंकि हमारे पास ज्यादा इफेक्टिव एजेंट्स हैं। अच्छा, उसके बाद है ब्लैडर पे क्या इफेक्ट्स हैं इसके। ब्लैडर पे आपको पता है कि ये जो है स्पाज्म वगैरह रिड्यूस करेगा, क्योंकि इसका ओवरऑल इफेक्ट जो है मोटिलिटी वगैरह कम करने में होता है। जिस तरह हमने यहाँ पे डायरिया में बात की, इसी तरीके से और भी, यानी स्मूथ मसल्स पे इसका मोटिलिटी कम करने पे इसका इफेक्ट है। माइल्ड सिस्टिस जो है इस पे भी ये अपना एक्शन शो कर रहा है, इसमें भी हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये क्या कहते हैं कि कुछ एजेंट्स जो हैं जिस तरह टोल्टिरोडीन और इस तरह के और एजेंट जो हैं आर स्लाइटली सिलेक्टिव फॉर M3 रिसेप्टर एंड प्रमोट द ट्रीटमेंट फॉर स्ट्रेस इन कंसिस्टेंट इनकंटिनेंस। अच्छा, अब इसमें क्या है कि जो स्ट्रेस रिलेटेड होता है कि उस पेशेंट में इनवॉलेंट्री कंट्रोल आ रहा है फॉर डेफिकेशन या फॉर यूरिनेशन, इनवॉलेंट्री हो रहा है उसको, तो स्ट्रेस की वजह से ये चीज इंड्यूस हो रही है, तो उसकी हम ट्रीटमेंट में M3 रिसेप्टर्स जो हैं, जो M3 रिसेप्टर के लिए सिलेक्टिव ड्रग्स हैं, यानी उन पे हम यूज करें, क्योंकि M3 रिसेप्टर जो है वो इधर प्रेजेंट होता है ज्यादातर ब्लैडर वगैरह में। अच्छा, आगे जो है कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर इंटॉक्सिकेशन, यानी इनकी इंटॉक्सिकेशन से क्या होता है। तो एट्रोपिन का हमने पहले भी काफी दफा पढ़ा है कि एट्रोपिन जैसा प्रोटोटाइप है, तो हम इसको ही एक दफा एक वो क्या कहते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए पढ़े होते हैं। तो वो ये कह रहा है कि गिवन पेरेंटी इन लार्ज रिड्यूस द मस्कुरेनिक साइंस ऑफ पॉइजनिंग ऑफ एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे अगर कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर बहुत ज्यादा दे दिया आपने, तो उससे क्या होगा, उस एंजाइम का नॉर्मल फंक्शन क्या था, उस एंजाइम का नॉर्मल फंक्शन यही था ना कि उसने कोलिन एसिटाइल कोलिन की प्रोडक्शन को ज्यादा करवाना था, या उसकी प्रोडक्शन, सॉरी नहीं कहना चाहिए बल्कि ये कहना चाहिए कि उसकी कंसंट्रेशन उस जगह पे ज्यादा करवाना चाहिए बाय स्टॉपिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ दैट एसिटाइल कोलिन। ठीक है, तो जब मेटाबॉलिज्म ही नहीं होगा तो क्या होगा, वहां पे उसकी क्वांटिटी जो है एसिटाइल कोलिन की वो ज्यादा होने लग जाएगी। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आपने जरूरत से ज्यादा वो ले लिया है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज इनहिबिटर ज्यादा ले लिए हैं, तो अब क्या होगा, एसिटाइल कोलिन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा चली जाएगी। तो अगर इस चीज को आपने रिवर्स करना है या इस टॉक्सिसिटी को रिवर्स करना है, तो आप क्या दोगे, एट्रोपिन दोगे। एट्रोपिन का क्या होगा कि जाहिर बात है एट्रोपिन ने क्या करना है, वो तो जाके मस्कुलिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करना है जिन पे एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर जाके अपनी एक्टिविटी शो करता है। तो क्या होगा यहाँ से कि उसकी रिवर्सिंग हो जाएगी, यानी रिवर्स हो जाएगा जो इफेक्ट जो एसिटाइल कोलिन के ज्यादा होने की वजह से आ रहा है। इसके अलावा पैरालीडॉक्सिन का हमने पढ़ा है कि वो किस तरीके से रीजनरेट करता है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज को। हमने उस दिन भी पढ़ा था कि उसकी एजिंग होने से पहले पहले उसको उस ड्रग को उस एंजाइम से हटा देगा या अलग कर देगा। ये हम आगे चल के वो देखते हैं। अब वो आगे कह रहे हैं कि टॉक्सिसिटी, इनकी अपनी टॉक्सिसिटी यानी एंटी मस्कुरेनिक एजेंट्स की या एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स की जब टॉक्सिसिटी होती है तो उससे क्या होता है। तो अगेन वो एट्रोपिन को कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे कि इसके लिए एक निमोनिक है, ड्राई एज बोन, हॉट एज पिस्टल, रेड एज बीट एंड मैट एज हैटर। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब वो सारी इन बातों को बारी बारी डिस्कस करेगा।
प्रिडिक्टेबल टॉक्सिसिटी इसका क्या मतलब है, जो टॉक्सिसिटी अगर एक बंदे ने ले ली है, ये ड्रग बहुत ज्यादा ले ली है, तो प्रिडिक्टेड है कि ये होगा उसको। कुछ चीजें होती है उनको आप प्रिडिक्ट नहीं करते लेकिन वो हो रही होती है, वो हम अदर टॉक्सिसिटीज में पढ़ेंगे। अभी जो हम प्रिडिक्टेबल में पढ़े तो उसमें क्या आएगा कि ब्लॉकेड ऑफ, आपको पता है कि हमने पढ़ा था कि ये जो है एक तो ड्राई माउथ और वो सारे स्वेटिंग वगैरह कम कर देगी, सिक्रीशंस कम कर देगी, मोटिलिटी कम कर देगी, हमने सारे इफेक्ट पढ़े थे। अगर आपने नहीं पढ़े तो आप वो ऊपर वाला जो है, वो जो टेबल मैंने आपको इफेक्ट्स वाला बताया, वो आप एक दफा देख लें। अब क्या है कि यहाँ पे जब उसकी स्वेटिंग नहीं हो रही, आपको पता है स्वेटिंग का मेन रोल क्या होता है कि उसने बॉडी की रेगुलेशन करनी है, टेम्परेचर रेगुलेशन करनी है, थर्मो रेगुलेशन करनी है। अब क्या है कि जब स्वेटिंग नहीं होगी तो हाइपरथर्मिया हो जाएगा, या इसको एक टर्म दे देते हैं एट्रोपिन फीवर, ठीक है। तो आगे उसने बताया कि हॉट एज ए पिस्टल, तो उसने उससे वो आपको ब्रैकेट में याद कराने के लिए जो उसने एक पूरा सेंटेंस पीछे लिखा है, निमोनिक बनाया हुआ है। अच्छा, this is most dangerous effect of antimuscarinic drugs in children and potentially lethal in infants. इन्फेंट्स में खुदा न खास्ता ये अगर किसी को दे दी जाए तो उसकी वो लीथल क्या कहते हैं, लीथल हद तक उसको टॉक्सिसिटी जो हो सकती है, क्योंकि स्वेटिंग जो है उसका बहुत मेजर रोल है आपकी बॉडी रेगुलेशन में। और अगर चिल्ड्रन वगैरह में नहीं हो तो चिल्ड्रन में तो बहुत जल्दी जो होता है फीवर पे शूट कर जाता है। Sweating, salivation, lacrimation, all are significantly reduced or stopped. तो आगे फिर उसने निमोनिक यूज किया है कि ड्राई एज बोन, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि ओवरऑल एंटी कोलिनर्जिक ड्रग जो है इन्होंने सिक्रीशंस को कम करना है। सिक्रीशंस कौन कौन सी हो सकती हैं आपकी, स्वेटिंग हो गई, स्लाइवेशन होगी, लैक्रिमेशन हो गई, उसके बाद आप एसिडिक सिक्रीशन की बात कर लो, उसके बाद आप और जितनी भी आपकी बॉडी में सिक्रीशंस हो रही होती है उन सब में रिडक्शन आएगी। अच्छा, मॉडरेट टैकीकार्डिया इज कॉमन, स्वेयर टैकीकार्डिया और arrhythmias are common with large overdoses. अच्छा, in elderly most important toxicities include acute angle closure glaucoma and urinary retention, especially in men with prostatic hyperplasia. अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि acute angle closure glaucoma क्या है, इसमें ये होता है कि आपको पता है कि आपकी आई के अंदर जो फ्लूइड होता है, जो नॉर्मली जो है आपकी मूवमेंट्स में और आई मूवमेंट में सब चीजों में इन्वॉल्व है, अगर वो जो है उसकी प्रॉपर ड्रेनेज या उसमें प्रॉपर जो है वो फ्लो ना हो फ्लूइड का, तो वहां पे जो कंडीशन आ जाती है वो उसको हम ग्लोकोमा कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि वहां पे जो है, जैसे हमने पहले पढ़ा भी था ऊपर मेरे ख्याल में, कि वो साइक्लोप्लीजिया कर रहा था, तो जाहिर बात है वहां पे जब स्पाज ऑफ सिलियरी मसल्स होगा तो उसकी वजह से फिर लॉस ऑफ अकोमोडेशन होगा और वो फ्लूइड जो है वो वहीं पे जो है रहेगा और उसकी वजह से एंगल क्लोजर ग्लोकोमा होगा। एंगल क्लोजर क्यों कहते हैं कि एक एंगल होता है जिसकी वजह से जो डेवलप हुआ होता है नेचुरली, जिससे फ्लूइड ने जो है निकलना होता है, डिस्चार्ज होना होता है या उधर वापस आना होता है, ठीक है। अगर वो एंगल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है इस कंडीशन में और फिर उससे ग्लोकोमा की कंडीशन आ जाती है। यूरिनरी रिटेंशन क्या है? यूरिनरी रिटेंशन ये है कि उस बंदे का ब्लैडर जो है, उस पेशेंट का ब्लैडर फुल है, उसको रिफ्लेक्स जो है वो नहीं आ रहा या फिर उसमें उससे एक्सक्रीट आउट नहीं हो रहा यूरिन, ठीक है। और ये खास तौर पे उनमें जब मैन में अगर प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया यानी जो प्रोस्टेट ग्लैंड के जो जिनमें हाइपरप्लेजिया होता है यानी ओवर ट्यूमर वगैरह हुआ होता है या फिर उनकी साइज इंक्रीज हुआ हुआ प्रोस्टेट ग्लैंड का, तो उनमें ये खास तौर पे ये वाली कंडीशन आती है यूरिनरी रिटेंशन वाली। कॉन्स्टिपेशन एंड ब्लड विजन आर कॉमन इन ऑल ग्रुप्स, ये तो उसने जनरल बता दिया कि ये दोनों, जाहिर बात है इन सारी ड्रग्स ने क्या करना है कि मोटिलिटी कम करनी है, तो कॉन्स्टिपेशन तो होगी ना, फिर मूवमेंट जब कम हो जाएंगी, पेरिस्टालसिस। उसके बाद अदर टॉक्सिसिटीज में क्या है, टॉक्सिसिटी नॉट प्रेडिक्टेबल फ्रॉम पेरिफेरल ऑटोनोमिक एक्शन इंक्लूड सीएनएस एंड कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स। सीएनएस टॉक्सिसिटी इंक्लूड सेडेशन, एमनीजिया, डिलीरियम। एमनीजिया मेमोरी लॉस, डिलीरियम क्या है कि मतलब कि जो रियल नहीं है उसको लग रहा है कि रियल है, वो उसके जहन में जो ऐसी चीजें, सोच एक ऐसा या एक बिलीफ ऐसा डेवलप हो गया। हेलुसिनेशन,
मतलब कि उसको कुछ चीजें नजर आ रही हैं, वो विजुअल भी हो सकती हैं, मतलब उसको नजर आ रही, या कुछ ऐसी आवाजें सुन रही हैं। ये मैड एज हैटर ये इसलिए रखा है उसने कि ये फिर उसने निमोनिक का रेफर किया कि वो मतलब कि इंसेनिटी की तरफ जा रहा है ना वो बंदा, जो रियल चीजें नहीं है वो उसमें आ रही हैं। अच्छा, कन्वर्जन में आल्सो अगर सेंट्रल मस्कुरेनिक अफेयर्स आर प्रोबेबली इन्वॉल्व। अच्छा, अब वो ये बता रहा है कि जारी बात है क्योंकि सेंट्रल इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो सेंट्रल मस्कुरेनिक इफेक्ट यानी जो सीएनएस में कौन से मस्कुरेनिक रिसेप्टर प्रेजेंट थे, M4 और M5, तो वो ये कह रहा है कि सेंट्रल मस्कुरेनिक इफेक्ट जो होते हैं वो हो सकता है वो इन्वॉल्व हो इन सारे टॉक्सिसिटीज में। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं other drug groups with anti-muscarinic effects, for example tricyclic antidepressant, may cause hallucination and or delirium in elderly who are especially susceptible to anti-muscarinic toxicity। मतलब जो susceptible है anti-muscarinic toxicity में, वो जो है अदर एंटी-मस्कुलिनिक इफेक्ट जो दूसरे ड्रग्स की वजह से आ रहे होते हैं उनसे वो जल्दी उनमें आने लग जाएंगे, या वो ससेप्टेबल होंगे तो उनमें आ सकते हैं वो वाले इफेक्ट। एट वेरी हाई डोजेस इंट्रावेंट्रिकुलर कंडक्शन में भी ब्लॉक, यानी वेंट्रिकल्स की जो आपस में कंडक्शन होती है फॉर पंपिंग एक्शन, या फॉर मतलब जो एक वेंट्रिकल, जब हार्ट का एक वेंट्रिकल दूसरे वेंट्रिकल की तरफ ब्लड लेके जाने में उसको कंडक्शन देता है, सिग्नल देता है, जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो रहे होते हैं हमारे नॉर्मली हार्ट में फॉर पंपिंग एक्शन, वो ब्लॉक हो सकते हैं। दिस सेक्शन इज प्रोबेबली नॉट मीडिएटेड बाय मस्कुलिनिक ब्लॉकेज एंड इज डिफिकल्ट टू ट्रीट। अब वो ये कह रहा है कि दिस सेक्शन में नॉट भी, मतलब कि उस जरूरी नहीं है कि ये मस्कुलिनिक ब्लॉकेज की वजह से हो रहा हो, क्योंकि हमें नहीं पता, क्योंकि ये अनप्रेडिक्टेबल है ना सारे ये वाले टॉक्सिसिटी। तो अब वो ये कह रहा है कि ये जो है डिफिकल्ट टू ट्रीट है, क्योंकि हमें उनका सही तरह सोर्स ही नहीं पता, या सही तरह हमें पता ही नहीं है कि किस वजह से कॉज हो रहे हैं, तो हम उनको ट्रीट भी सही तरह से नहीं कर सकते। सिम्टोमेटिक कर लेंगे, थोड़ा बहुत उसको कंपनसेट कर देंगे। डायलेशन ऑफ cutaneous vessels of the arm, head, neck and trunk also occur at these doses, resulting in atropine flush। जिस तरह आपने कहा, फ्लशिंग का क्या मतलब होता है कि जिस तरह मुंह का रेड हो जाना अक्सर लोगों को बहुत ज्यादा होती है। अक्सर लोगों को वैसे जनरली भी किसी चीज से एलर्जिक हो तो उनको बड़ी जल्दी ये होने लग जाता है। तो यहाँ पे वो क्या बताया कि क्यूटेनियस वेसल, यानी जो वेसल्स ऑफ ब्लड जो स्किन में होती हैं, वो आर्म में, नेक में, हेड में, ट्रंक में, इनको डायलेट कर देगा। जाहिर बात है जब वहां पे डायलेशन होगी तो वहां पे ब्लड फ्लो ज्यादा होगा, और जिसके रिजल्ट में फिर एट्रोपिन फ्लशिंग, जिसको फिर उसने रेड एज बीट के नाम से, उसने निमोनिक के नाम से उसको आपको याद करवाया था पहले, मे बी डायग्नोज एज द ओवरडोज ऑफ दीज ड्रग्स। द मैकेनिज्म इज अननोन। अच्छा, यानी इस चीज का होने का क्या है, वो क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, ये हमें नहीं पता। अच्छा, अब ये सारी टॉक्सिसिटीज हो गई हैं, अब आपने इनको ट्रीट कैसे करना है। अब ये सारे जो है एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट्स थे ना, यानी उन चीजों की वो एक्सेस में आ गए हैं वो सारे इफेक्ट्स। तो अब क्या है कि इनको ट्रीट हमने कैसे करना है। हमने कल भी पढ़ा था कि एक तो आप तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे दोगे, जो हमने परसों पढ़ा था, सॉरी कल ने, और एक हमने एक बात की थी फाइजोस्टिगमीन की। फाइजोस्टिगमीन जो थी ये एक एजेंट है तो ये मतलब कोलिनर्जिक एजेंट, तो जाहिर बात है आपने जब एंटी कोलिनर्जिक की टॉक्सिसिटी हो रही है तो आप कोलिनर्जिक दे रहे हो, जब कोलिनर्जिक की टॉक्सिसिटी होती है तब आप एंटी कोलिनर्जिक देते हो, क्योंकि आपने रिवर्स करनी है ना कंडीशन उनकी। तो अब वो क्या कह रहे हैं, स्फीयर टैकीकार्डिया may require cautious administration of small doses of phosphate. Hyperthermia may be usually be managed by cooling blankets or evaporative cooling। मतलब कि उसको कूलिंग ब्लैंकेट कह रहा है, या फिर उससे उसका टेम्परेचर नॉर्मल करना है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे मेजरली इफेक्टिव जो मेजर एक हमने पढ़ा था कि स्वेटिंग नहीं हो रही। स्वेटिंग जो है वो बहुत उसका मेजर रोल है थर्मोरेगुलेशन में। उसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है इसके, मतलब किन कंडीशन में आपने ड्रग्स नहीं देनी। एक तो ये कि इन्फेंट्स में नहीं देनी, जो हमने पहले पढ़ लिया कि क्यों नहीं देनी, क्योंकि हाइपरथर्मिया जो है उसका डेंजर बहुत ज्यादा हो जाता है वहां पे। अच्छा,
आगे है the drugs are relatively contraindicated in person with glaucoma। यानी बात है अगर किसी पेशेंट को पहले ग्लोकोमा है तो ये जो है ये तो और जो है लॉस ऑफ अकोमोडेशन कर देगा, स्पेशली दी क्लोज एंगल ग्लोकोमा एंड इन मेन विद प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। इन तीनों बातों के हमने रीजन पढ़ चुके हैं पहले कि प्रोस्टेट ग्लैंड जिसमें ट्यूमर हो या उसका साइज इंक्रीज हुआ हो तो उसमें हमने क्यों नहीं देना, क्योंकि यूरिनरी रिटेंशन कॉज करता है। ग्लोकोमा में क्यों नहीं देना, क्योंकि ये ड्रग्स जो है लॉस ऑफ अकोमोडेशन करते हैं। हाइपरथर्मिया की वजह से इन्फेंट्स में क्यों नहीं देना, क्योंकि हाइपरथर्मिया कॉज करता है। आगे हम पढ़ेंगे निकोटिनिक एंटागोनिस्ट, यानी कि जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे जाके अपना शो करते हैं रिस्पॉन्स, लेकिन उनका रिस्पॉन्स जो होता है वो एगोनिस्ट के अगेंस्ट होता है। अब हमने यहाँ पे दो तरह के देखे थे, एक तो है जो गैंग्लियन पे करता है यानी एन रिसेप्टर्स पे, और दूसरे जो होते हैं जो मस्कुलिन जो न्यूरोमस्कुलर एंड प्लेट पे करते हैं वो होते हैं एनएम। Blockers of ganglionic nicotinic receptor act like competitive pharmacological antagonists, यानी competitive यानी compete करेंगे वो for that receptor site, ठीक है। Although there is evidence that some also block the pore of nicotinic channel itself। आपको पता है nicotinic receptors जो है वो जी कपल्ड नहीं ना होते, वो तो होते हैं आयन चैनल कपल्ड होते हैं, उनके साथ कोई आयन चैनल एसोसिएट होता है। तो वो ये कह रहा है कि देयर इज एविडेंट, मतलब कि कुछ जगह पे ये भी देखा गया है कि वो रिसेप्टर को करने की जगह बजाय डायरेक्ट उस चैनल पे जाके जो है ना उसने अपना जो है ब्लॉकिंग एक्शन शो कर दिया। अच्छा, तो वो ये कह रहा है यहाँ पे कि एक तो हमने पढ़ा है ना कि रिसेप्टर पे जाके वो compete करेगी, फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट जो होंगे कम्पिटेटिव टाइप के हैं ये। दूसरा उसने बताया कि एक और तरीके से भी जो देखा गया है कि यहाँ पे वो डायरेक्ट जो चैनल है जो एसोसिएट होता है रिसेप्टर के साथ उस पे जाके जो है उसको ब्लॉक कर देगा, क्योंकि अल्टीमेटली जब रिसेप्टर की एक्टिवेशन होती है तो उससे आगे चैनल ही इफेक्ट होता है ना, चैनल में ही चेंजेस आती हैं। तो एक तो रिसेप्टर के थ्रू वो चैनल पे इफेक्ट कर सकते हैं, ये डायरेक्टली जो है ये भी देखा गया कि डायरेक्टली उसने जाके उसके पोर को ब्लॉक कर दिया। अच्छा, आगे वो ये बात कहने लगा है कि हाइपरटेंशन के लिए यानी हाई ब्लड प्रेशर के लिए यूज होती रही हैं ड्रग्स, पहले फर्स्ट सक्सेसफुल एजेंट ही थे, लेकिन बाद में जब देखा गया कि इनके जो है इतने स्वेयर इफेक्ट्स हैं जब आप लॉन्ग टर्म में यूज करते हैं, क्योंकि अगेन वही बात कि इनके बहुत जगह पे जो है जाके रिसेप्टर्स आ जाते हैं। तो अब जब मुख्तलिफ जगह पे आएंगे तो जब आप लॉन्ग टर्म में ये ड्रग्स यूज करें, क्योंकि आपको पता है हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को तो लॉन्ग टर्म में लेनी पड़ती है ना ट्रीटमेंट, उसको तो रोज हाइपरटेंशन की पिल लेनी पड़ेगी, टैबलेट लेनी पड़ेगी। तो अब क्या होता है कि जब लॉन्ग टर्म में आप लेते हो तो उससे फिर इसमें बहुत एडवर्स इफेक्ट आते हैं, और इतने एडवर्स इफेक्ट के वो बंदा टॉलरेट नहीं कर पाता, तो फिर वो जो है ना इस वजह से अब इतनी ये यूज नहीं की जाती फॉर हाइपरटेंशन पर्पस। आगे जो है आगे ट्राइमेथाफेन जो है was a ganglion blocker most recently used in clinical practice but it too has been almost abandoned। मतलब कि इसको भी abandoned कर दिया गया है, क्यों? क्योंकि आगे हम पढ़ते हैं it is poorly lipid soluble, inactive orally and has short life। It was used intravenously to treat accelerated hypertension, malignant hypertension, जो हमने पहले भी पढ़ा था malignant hypertension क्या होता है, तो वो कह रहे हैं उसके लिए यूज करते थे। लेकिन अब जो है ये सिर्फ रिसर्च ड्रग्स में यानी जो रिसर्च करते हैं उनमें ये ड्रग यूज की जाती हैं फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस, अदरवाइज अब वैसे ये हाइपरटेंशन की के लिए ट्रीटमेंट के लिए यूज नहीं की जाती। उसके बाद ये है कि recent interest has focused on nicotinic receptor in the CNS। अब जो CNS पे कौन से होते हैं आपको बताया था, NN वाले होते हैं, गैंग्लियोनिक रिसेप्टर जो होते हैं, उसमें क्या है देयर रिलेशन टू निकोटिनिक एडिक्शन। अब जो है ज्यादा इंटरेस्ट इसका हाइपरटेंशन या और चीजों में नहीं है कि किसमें ट्रीट करें, बल्कि इसका इस पे फोकस है रिसर्च में कि ये निकोटिनिक एडिक्शन में किस तरीके से हमें
हमारे लिए फायदेमंद हो सकते हैं, किस तरीके से हम इनको इनमें एंटागनिस्ट वगैरह दे के इनको किस तरीके से जो है स्मोकिंग सेसेशन कॉज करवा सकते हैं। एंड टूरेट सिंड्रोम में भी हम जो है इसको यूज करते हैं, जो हमने वो जो थे कौन से डिसऑर्डर थे, मोटर डिसऑर्डर्स जो थे उनमें हमने इसका जिक्र किया था कि इसमें भी वो कह रहा है कि इसके रिलेशन में भी हम अब इसको स्टडी कर रहे हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स को, इनका सीएनएस में किस तरह इफेक्ट्स। उसके बाद ये वही स्मोकिंग सेसेशन वाली बात की। उसके बाद बिकॉज गैंग्लियोनिक ब्लॉकर इंटरप्ट सिंपैथेटिक कंट्रोल ऑफ वेनस टोन, यानी वेन्स का जो बेड्स होते हैं, यानी वेस्कुलर बेड्स होते हैं, यानी वेसल्स होती हैं, उनके टोन में जो है ये इंटरप्शंस कॉज करती है, यानी उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग डिस्टर्ब करता है। तो उससे क्या होता है कि वेनस पूलिंग हो जाती है। वेनस पूलिंग का इफेक्ट क्या मतलब है कि वेन्स डायलेट हो जाएंगे। जब वहां पे डायलेशन होगी तो आपको पता है कि वहां पे पोस्चरल हाइपोटेंशन कॉज होगी। पोस्चरल हाइपोटेंशन यही होता है ना कि फॉर एग्जांपल एक बंदा खड़ा है तो उसके लोअर लिम्स में इतना मतलब पूलिंग हो रही है, मतलब वेन्स डायलेट है और वहां पे पूलिंग ऑफ ब्लड हो रही है, जिसकी वजह से जब वो उसको हाइपोटेंशन वाली फीलिंग आएगी, क्योंकि उसका सारा ब्लड फ्लो जो है वो लोअर लिम्स की तरफ चला गया बिकॉज ऑफ इंटरप्शन इन वेनस टोन, यानी उसकी नॉर्मल जो स्मूथ मसल्स, वेन्स के स्मूथ मसल्स जो थी उसमें इंटरप्शन हुई है। अच्छा, उसके बाद other toxicity of ganglion blocking drug include dry mouth, blurred vision, constipation, swear, sexual dysfunction. As a result, ganglion blockers are rarely used. वही बात के सारे जो इफेक्ट्स हैं ये उसी टाइप के जिस तरह के हमने मस्कुरेनिक इंटेगोनिस्ट के पढ़े थे कि ड्राई माउथ, ब्लड विजन, कॉन्स्टिपेशन, सेक्सुअल डिसफंक्शन, ये सारे जो होते हैं कॉज होते हैं, इस वजह से हम इनको अभी तक यूज ही नहीं करते। और ऊपर भी उसने बता दिया कि हाइपरटेंशन में एक यूज था उसका, वो भी अब क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो है वो इतने उसके एडवर्स इफेक्ट देता है कि पेशेंट जो है उसकी बर्दाश्त में नहीं रहते। वो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग ड्रग्स, अब ये वो वाली एनएम की बात कर रहे हैं जो उन एनएम वाले रिसेप्टर पे जाके अपना ब्लॉकिंग एक्शन शो करेंगे। are important for producing marked skeletal muscle relaxation that is important in surgery and mechanical ventilation of patient। ये हमने सारा जो था न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स का आपको याद होगा, हमने नॉन डिपोलराइजिंग और डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स पढ़े थे, वो इसी की सब कैटेगरी है। वो स्केलेटल मसल वाले चैप्टर में हमने सारा डिस्कस किया था कि किस तरीके से वो जो है इफेक्ट देता है अपना मसल रिलैक्सेशन में। तो वो ये उसको ही रेफर कर रहा है कि हम उस कंडीशन में यूज करते हैं। ये सारे हम उस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। आगे हमने ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, कोलिन एस्टिलेट रीजनरेटर। इसमें एक ही ड्रग है मेजरली जिसका जिक्र होता है, पैरालीडॉक्सिन प्रोटोटाइप है इस क्लास की। दीज केमिकल एंटागोनिस्ट कंटेन, अब देखो ये केमिकल एंटागोनिस्ट होने में और फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट होने में फर्क होता है। फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिस्ट वो होता है जो उसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट को अपोज करे, केमिकल है जो केमिकली उसको केमिकल स्ट्रक्चरली उसको अपोज करता है। अच्छा, contain an enzyme group which has an extremely high affinity for phosphorus atom in organophosphate insecticides। हमने पढ़ा था ऑर्गेनोफॉस्फेट टॉक्सिसिटी में पहले वाले चैप्टर में, मेरे ख्याल में 7 चैप्टर था वो, उसमें पढ़ा था कि जो ऑर्गेनोफॉस्फेट होते हैं इनके अंदर फॉस्फोरस एटम होता है, तो उसके साथ इस ड्रग की बहुत ज्यादा अफिनिटी है। ठीक है, अब अफिनिटी होने का क्या फायदा है, बिकॉज द इन्फिनिटी ऑफ ऑक्साइम ग्रुप फॉर phosphorus exceed the affinity of the enzyme active site for phosphorus। ठीक है, अब क्या है वो कहने का मकसद क्या है यहाँ पे, these agents are able to bind inhibitor and displace the enzyme if aging has not occurred। वही बात वो जो हमने उस दिन बात की थी कि क्या होता है कि जो फॉस्फोरस ग्रुप एटम है उस ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड में,
उस फॉस्फोरस ग्रुप के साथ, एटम के साथ इस ऑक्साइम ग्रुप की बहुत ज्यादा अफिनिटी है। इस अफिनिटी जो है, ये इतनी अफिनिटी ज्यादा है कि ये उससे भी ज्यादा है जो एंजाइम की अपनी एक्टिव साइट वाली, मतलब कि जो ड्रग अटैच है उससे ज्यादा है। तो अब क्या होगा कि वो जो ड्रग है वो डिस्प्लेस हो जाएगी और उसकी जगह ये जो हमारे पास पैरालिडॉक्सिम है ये अटैच हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ तब होगा जब एंजाइम की एजिंग नहीं हुई, यानी एंजाइम में से अल्काइल ग्रुप रिलीज नहीं हुआ। अदरवाइज अगर डिले कर दिया, फॉर एग्जांपल अगर अभी उस पेशेंट को हुआ था, ये टॉक्सिसिटी हुई थी, और अगर अभी आपने दे दिया है तो रिकवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ टाइम बाद दोगे और अगर एंजाइम की एजिंग हो चुकी है तो इस ड्रग का भी कोई फायदा नहीं होगा। The active enzyme is thus regenerated. Regenerated यही कह रहा है ना कि वो अलहदा हो गया है, अब वो फिर से अपना काम नॉर्मल कर सकता है, तो वो एक्टिव हो गया। Paralidoxime, the enzyme currently available in the United States, is used to treat patients exposed to high dose of organophosphate acetylcholine esterase inhibitor इंसेक्टिसाइड्स। ये तो उसका फंक्शन है ना कि वो इनहिबिटर है, ठीक है, सच एज पैराथियोन जो और टू ए नर्व गैस। पैराथियोन जो हमने पढ़े भी थे कि ये जो है इन कैटेगरी में आता है ऑर्गेनोफॉस्फेट की, या फिर नर्व गैसेस होती हैं जिनसे जो है यही वाले इफेक्ट्स आते हैं। तो उनको रिवर्स करने के लिए हम ये एजेंट यूज कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको याद होगा हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, या तो दो तरह के है ना, एक तो ऑर्गेनोफॉस्फेट थे और एक थे कार्बामेट्स, ठीक है। तो वो यहाँ पे वो बता रहा है कि ये सिर्फ ऑर्गेनोफॉस्फेट पे इफेक्टिव है, ये कार्बामेट की टॉक्सिसिटी पे नहीं आपको इफेक्ट देगा, क्योंकि कार्बामेट में ये वाला जो है इस तरीके से बाइंडिंग होती ही नहीं है। वहां पे जो होता है वो कार्बामेट जो था आइन था या कोई और था, कार्बामेट था आई थिंक, एक सेकंड में देख लूं, कंफर्म कर लेते हैं। Yeah. कार्बामिक एसिड इसमें यहाँ पे था कहीं, हाँ कार्बामेट आइन, कार्बामेट आइन था यहाँ पे। तो वो ये बताने लगे कि यहाँ पे जो था हमारे पास हम सिर्फ उसको ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में यूज कर सकते हैं, जबकि अगर हम दूसरी जो थी हमारे पास कार्बामेट्स थी, इनकी टॉक्सिसिटी पे हमें कोई फायदा नहीं होगा। ऑर्गेनोफॉस्फेट के लिए ये जो है एक तरह का, आप इसको टॉक्सिसिटी को रिवर्स करने के लिए आप यूज कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद हम किधर थे? अच्छा, ये वाला जो बॉक्स है ना यहाँ पे, क्या इस बॉक्स का नाम है, टेबल 8.2, इसमें से आपने हार्ट और ग्लैंड्स वाला लाजमी करना है, ठीक है। बाकी भी एक दफा देख लेना, वही वाली हैं जो बातें हमने ऊपर डिस्कस की हैं, लेकिन हार्ट और ग्लैंड्स वाला काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद नीचे अब चलते हैं समरी पे। समरी में है, हाँ जी, समरी में जो है ना एंटी मस्कुरेनिक जो सिलेक्टिव वाले हैं ना ये, और एंटी निकोटिनिक गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स, ये दोनों आपने अच्छे से करने, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद बस आई थिंक यही है। इसके बाद एक और चीज है जो बुक पे लिखती हैं, जो पास पेपर में आई हुई है, वो मैं आपको भेज दूंगी व्हाट्सएप पे, okay.